आज का वीडियो आपके बिटसेट 2026 सेकंड अटेम्प्ट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम 5 आपके ऐसे डिलीटेड टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि जेईई मेंस से हट गए हैं लेकिन बिटसेट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी यहाँ पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये 5 टॉपिक्स हम जो है फिजिक्स से रिलेटेड देखने वाले हैं। फर्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट, सेकंड इज कार्नोट इंजन, थर्ड इज रेडियो एक्टिविटी हाफ लाइफ, फोर्थ इज पोटेंशियोमीटर एंड फिफ्थ इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये सब जेईई मेंस से हट गए लेकिन बिटसेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप सिमिलर वीडियो चाहते हैं मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि वहां पे भी डिलीटेड टॉपिक्स और ऐसे चैप्टर्स है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहा है 500 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली उनके लिए भी मैं आपके लिए जो है वीडियो रिलीज करूंगा। अब जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज आवर डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली आपका जो है ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज रहता है, जहां पे एफ डैश आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी रहती है, एफ जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रहती है, वी जो है स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम, ज्यादातर जो है एयर रहता है, वी नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वी एस क्या होता है स्पीड ऑफ सोर्स। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे प्लस माइनस साइन जो है आते, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। मैं आपको सिंपल सा बस कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ तो आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। लेट्स से कि ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। मान लो सोर्स जो है अपना यहाँ पे मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे रेस्ट पे। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि अभी क्या हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम हो रहा होगा। तो ऐसे केस में जब डिस्टेंस यहाँ पे कम होगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। मतलब कि आपको बस ये ध्यान रखना है जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जब सोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, सोर्स अपना आगे बढ़ रहा है, तो उसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो प्लस साइन के साथ जानी चाहिए कि माइनस साइन के साथ जानी चाहिए, क्योंकि जब हमें ओवरऑल क्वांटिटी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए देखने को मिलना है, इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसको जो है अपन यहाँ पे रेस्ट पे कर दे और इसको इस साइड जो है मूव करा दे तो भी डिस्टेंस यहाँ पे कम हो रहा होगा और फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ते हुए चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो न्यूमरेटर में दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि तभी जाके जो है न्यूमरेटर वाला टर्म बढ़ेगा और ओवरऑल टर्म बढ़ेगा। तो ऐसे करके आप हर केस के लिए जो है फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन में देखें तो अ कार मूविंग टुवर्ड्स अ क्लिफ एमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एन। एक कार जो है यहाँ पे क्लिफ के साइड पे जो है यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है, और इसने जो है एन फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट करी। इफ द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न एंड इट्स एको, क्योंकि अब ये जो साउंड यहाँ पे जनरेट हुई है इसकी एक एको यहाँ पे क्रिएट होगी। तो ये बोला गया है कि डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न एंड इट्स एको हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द कार इज 10% ऑफ एन। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो है यहाँ पे 10% दिया है। अब एक चीज जो है आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है हमारी यहाँ पे n जो है वो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये 10% ऑफ n जो है दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, मतलब कि जो हमारी बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो डेफिनेटली 1.1n हो जाएगी। कैसे, n प्लस 0.1 इंटू n, क्योंकि 10% को हम 0.1 बोल सकते हैं ना, तो इस तरीके से 1.1n आ गया। दिस विल बी इक्वल टू n इंटू यहाँ पे आपका v डिवाइडेड बाय यहाँ पे v, फिर प्लस माइनस और फिर यहाँ पे vo और vs। अब प्लस माइनस साइन अपन को फिर से जो है चेक करना है। तो जैसा कि अपन ने समझा कि फ्रीक्वेंसी ओवरऑल जो है यहाँ पे बढ़ेगी, तो डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे कम हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे बढ़ेगी, तो आपको जो है न्यूमरेटर वाले टर्म को बढ़ाना रहेगा और डिनोमिनेटर वाले टर्म को कम करना होगा। तो इस हिसाब से अपन ने साइन पुट कर दिए। अब यहाँ पे n और n कैंसल, ये कितना हो जाएगा 1.1v और यहाँ पे माइनस 1.1 vs, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपली v प्लस वी नॉट। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 0.1v इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा जो है कितना आ जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा, क्योंकि देखो vs और vo वो तो सेम ही रहेगा भाई। आपका ऑब्जर्वर भी अंदर ही बैठा है, सोर्स भी जो है कार ही है, समझ लो ना, तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहने वाली है। तो इसको जो है अपन v कह देते, तो ये 1.1 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2.1 इंटू v, समझे। अच्छा, ये वाला v जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, ठीक है ना, तो इसको v डैश बोल दो ताकि अलग अलग रहे। तो यहाँ पे v की जगह जो है पुट कर दो 336 यानी कि 0.1 इंटू 336 डिवाइडेड बाय जो है 2.1, तो दिस विल बी इक्वल टू v डैश। अब ये और ये पॉइंट कैंसिल कर दो, 21 से अगर मैं जो है इसको डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो v डैश का सही आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए।
तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिलीटेड टॉपिक्स। और देखो लास्ट में आपका फोकस यही होना चाहिए कि वीक पोर्शन और डिलीटेड टॉपिक को आप अच्छे से करके जाए, तभी आपका सिलेबस माना जाएगा कि एक अच्छे लेवल पे और आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे स्टैंड कर पाएंगे। तो इसके लिए आप जो हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स को भी चेक कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा उठा पा रहे हैं। जो डिलीटेड टॉपिक्स है, जो भी उनके वीक पोर्शन छूट गए थे, वो अभी फटाफट कंप्लीट करने पे फोकस कर रहे हैं। तो आप भी जो इसको चेक कर सकते हो। और अभी तो इस पे बहुत ही ज्यादा हेवी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है। बिट्स 4000 अगर आप लगाओगे तो सीधा 4000 का ऑफ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे LR इन इंग्लिश का अगर आपको कोर्स चेक करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को होगा सिर्फ LR इन इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, तो उसका भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। तो सभी पे स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड्स है, लेकिन ये वैलिड बहुत ही कम टाइम के लिए, तो आप इनको जो है अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाके आपको एनरोल करना है। बाकी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब यहाँ पे अगर हम जो है नेक्स्ट देखे टॉपिक, तो दैट इज योर कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन का जो है यार देखो, हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, क्योंकि कार्नोट इंजन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जेईई मेंस से हट गया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने छोड़ भी दिया हो। तो एक सिंपल सी बस आपको चीज याद रखनी है कि इसके अंदर 4 प्रोसेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है, क्लोज साइकिल रहती है। सबसे पहले 1 से लेकर 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। आइसोथर्मल कौन सी प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। तो लेट्स से कि ये जो है TH पे हो रही है ये प्रोसेस, है ना। यहाँ पे हमने टेम्परेचर TH ले लिया है क्योंकि हायर टेम्परेचर अपन ने, इस हिसाब से। फिर यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है आपका 2 से लेकर 3 तक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। फिर जो है आपका 3 से 4 अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, ठीक है। कंप्रेशन होता है, वॉल्यूम आपका कम हो रहा है इसलिए अपना कंप्रेशन हो गया। और आइसोथर्मल मतलब फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है, TL पे हो रहा है। और लास्ट में हमारा हो जाता है फिर 4 to 1 आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो एडियाबेटिक में जो है आपका यहाँ पे Q तो इक्वल टू 0 रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, QH यानी कि यहाँ पे जो है हीट आपकी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो रिजर्वायर है वहां पे हीट दी गई है, और यहाँ पे QL का जो है इस तरीके से एरो बना है, मतलब हीट जो है रिजेक्ट की गई है, ठीक है। और टेम्परेचर आपको समझ में आ रहा है कि TH टेम्परेचर पे जो है QH हीट दी गई, और TL टेम्परेचर पे QL जो है रिजेक्ट किया गया है। तो जब एफिशिएंसी की बात करें इस कार्नोट इंजन की, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q ऑफ H, यानी कि यहाँ पे जितनी अपन की एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की गई है बाय द सिस्टम। फिर 1 माइनस QL अपॉन QH जो है, ये फॉर्मूला थोड़ा सॉल्व करके आप इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन हमारा बेसिकली क्या होता है, दैट इज QH माइनस QL, है ना। वही हमारा यहाँ पे वर्क डन रहेगा। तो जैसे पुट करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे जो है फिर अपना फॉर्मूलेस का अपन यूज करते हैं, तो फाइनली ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है 1 माइनस TL अपॉन TH, जहाँ पे TL अपना जो है यहाँ पे क्या है, कम वाला टेम्परेचर है ना, और TH वाला जो है ज्यादा वाला टेम्परेचर। और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, तभी ये 1 से छोटा रहेगा और हमारा यहाँ पे एफिशिएंसी हमें 1 से कम मिल पाएगी और नेगेटिव नहीं मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है फॉर्मूला रहता है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, सेल्सियस को जो है अपन को केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा। तो दोनों में जो है प्लस 273 कर दीजिए, तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 केल्विन, ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 400 केल्विन। तो वर्क आपका जो है आउटपुट देके रखा है 10 की पावर 4 जूल। तो एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी W अपॉन यहाँ पे हमारा जो है क्या आ जाएगा, तो ये हमने जो है फॉर्मूला देखा भी, तो ये हो जाएगा हमारा QH, है ना, हायर वाला, मतलब कि जो 227 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका जो है TL अपॉन TH, तो TL यानी कि 400 और TH यानी कि 500। तो इस तरीके से जो है फॉर्मूला लिखा जाएगा। वर्क हमने यहाँ पे देखा 10 की पावर 4 जूल, तो इसको जो है पुट कर दीजिए। QH जो है यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा 4/5 यानी कि 1/5। तो QH हमारा आ रहा है यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर 4 जूल। समझ लो इस चीज को। और जैसे कि मैंने बताया वर्क हमारा सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे QH माइनस QL। तो वर्क की जगह जब 10 की पावर 4 यहाँ पे पुट कर दे तो QL मेरा कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 जूल। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक इज, मतलब बेसिकली आपको जो है यहाँ पे ये QL निकालना है ना। तो वही अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्योंकि ये रिजेक्टेड वाली ये है और ये वाली तो अपनी जो है सिस्टम के अंदर आई है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 जूल। इस तरीके से सिंपली सॉल्व करना था। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा। और बाकी अभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं इनसे ही रिलेटेड और क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट जब आप सीख लोगे, क्वेश्चंस में थोड़ा सा अप्लाई कर लोगे, तो इजीली चीजें आपको जो है बनने लगेगी। थोड़ा सा बस रिवाइज कर लेना और अच्छे से। रेडियो एक्टिविटी का हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है एक बार देख लेते हैं क्या फॉर्मूला रहता है। तो हाफ लाइफ का सिंपल सा मतलब रहता है टाइम टेकन फॉर एग्जैक्टली हाफ ऑफ एटम्स इन अ सैंपल टू डिके, है
है ना। तो आधे एटम्स जो है जब डिके हो जाते हैं तो कितना टाइम उसके लिए लगा। तो ये T12 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला रहता है ln2/λ। आप केमिकल काइनेटिक्स में भी जो एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ते हो, है ना, ln2/k, तो उसी टाइप का जो है यहाँ पे हमें फॉर्मूला देखने को मिलता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सेम रहती है तो उसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली जो है सेम फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो ln2 की वैल्यू जो रहती है दैट इज 0.693/λ और लैम्डा हमारा क्या हो जाता है, डीके कांस्टेंट। फिर nt इज इक्वल टू n0 इंटू 1/2 की पावर t डिवाइडेड बाय T12। तो nt यहाँ पे क्या होता है, रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रह गई है, n0 यानी कि इनिशियली कितनी क्वांटिटी थी, t यानी कि elapsed टाइम कितना टाइम जो है जा चुका है, और T12 यानी कि हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है। अब लेकिन अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये चीज समझिए। नहीं तो जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूले को जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूज करते हुए आंसर तक पहुंचते। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं बता रहा हूँ आपको चीजें बस समझ में आती जाएगी। देखो जैसे यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ T years, यानी कि जो है आपका अगर मैं बात करूं कि लेट्स से यहाँ पे सबसे पहले जो है n था, फिर वो कितना हुआ n/2 हुआ, तो उसको कितना टाइम लगा, यहाँ पे t टाइम लगा, t years लगा, मतलब क्योंकि वही उसकी हाफ लाइफ है, तो n से n/2 होने के लिए इतना उसको जो है टाइम लगा। और इन्होंने पूछा कि 6.25% कब हो जाएगा, तो अभी कितना हो गया, n से n/2 में यहाँ पे वो 50% हो गया है। समझ रहे हो ना इसको। तो यहाँ पे 6.25 के लिए पूछा है, तो भाई तुम्हें इतना कैलकुलेशन क्या करने की जरूरत है, इक्वेशन में इतना पुट करके तुम सिंपली जो है मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे n/2 से n/4 जाने के लिए उसको अगेन एक और हाफ लाइफ लगेगी, तो इस बार फिर से t लग जाएगा टाइम। फिर n/4 से यहाँ पे क्या होगा, n/8 जाएगा, तो फिर से उसको जो है t लग जाएगा। और यहाँ पे n/8 से जो है क्या जाएगा, n/16 जाएगा, तो फिर से उसको जो है टाइम t लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ 25%, यहाँ पे कितना हुआ 12.5%, और यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा 6.25%। तो वही तो आपसे पूछा था। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, 1 2 3 4 40 ईयर्स जो है उसको टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस आप जो है शॉर्टकट लगाते हुए जल्दी कर सकते हो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दैट फॉर्मूला। अब अगर अगली चीज देखें तो दैट इज योर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में जो है काफी सारे यहाँ पे वैसे फॉर्मूलेस रहते हैं, तो एक बार जो है फटाफट मैं आपको सभी को रिवाइज करवा देता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टर्म होता है विच इज इक्वल टू V/L। V जहां पे टोटल वोल्टेज अक्रॉस द वायर होता है, और L क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियोमीटर हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है ना, और इसके अंदर जो है आपका यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर जो है L ये हो जाएगा। तो हर एक पोटेंशियोमीटर के लिए हम जो है इस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज जो है इन फॉर्मूलेस में होता है। जैसे कि अगर आपको ईएमएफ निकालना है किसी अननोन सेल का, तो E विल बी इक्वल टू K इंटू L। क्या करेंगे हम, K तो हमें जो है एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे पता रहेगा कि कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो वैल्यू पहले से रहेगी, और हमें ईएमएफ निकालना है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को जब कनेक्ट करेंगे तो हमें नल पॉइंट मिलेगा एट लेंथ L। तो वो जो L है दैट विल बी बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है, जितनी भी लेंथ यहाँ पे आ रही है दैट विल बी बैलेंसिंग लेंथ। उसको जब हम यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ यहाँ पे निकाल सकता हूँ। और आप जो है फॉर्मूले को यहाँ पे ध्यान से देखो, तो L को अगर इधर भेज दूं तो ये बेसिकली हमारा क्या है, वोल्टेज ही है ना, टोटल वोल्टेज अक्रॉस वायर। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से वही फॉर्मूले का यूज करते हुए ईएमएफ निकाल रहे हो। समझ रहे हो इस चीज को। फिर दो सेल को अगर जो है अपन के यहाँ पे उनके ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। क्योंकि देखो सेम अगर हम जो है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर ले रहे हैं तो भाई हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम रहने वाला है, समझ रहे हो ना, इसलिए K यहाँ पे सेम रहेगा। तो एक पहले केस में हो जाएगा E1/L1 और दूसरे केस में हो जाएगा E2/L2। तो हमने उनको जो है इक्वेट कर दिया। तो ये L1 और L2 रहेंगी बैलेंसिंग लेंथ, और ये हमारे क्या रहेंगे, EMF ऑफ टू सेल्स। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर अगर कभी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और L1 होता है जब कोई भी करंट यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा है, और L2 क्या होता है, जब करंट यहाँ पे ड्रॉ होता है थ्रू योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। समझ गए, इस तरीके से इन फॉर्मूलेस को यहाँ पे अप्लाई करना रहता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इन द पोटेंशियोमीटर व्हेन द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड विथ 4 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप जो है फिगर भी देख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे फिगर देके रखा है पोटेंशियोमीटर का। तो सेल इन द सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड विथ 4 ओम रेजिस्टेंस, द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एट द लेंथ 120 सेंटीमीटर ऑफ वायर। तो अपन सिंपली जो है फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू R।
क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, L1/L2 माइनस ऑफ 1 इंटू आर, है ना, डिवाइड बाय L2 कर दिया। अब यहाँ पे आपको जो है पहला केस देके रखा है कि 4 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है और आपका जो है यहाँ पे बैलेंस कितने पे ऑब्टेन हुआ, 120 सेंटीमीटर पे। तो लेट्स से कि ये L1 को तो वैसे ही रहने देते जब कोई भी करंट यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हमारा जो है 120 पे अपन को मिला जब एक्सटर्नल आपका रेजिस्टेंस कितना 4 ओम पे शंट हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और ये R आपका यही रहेगा। अब एक और इक्वेशन अपनी बन जाएगी, नाउ व्हेन द सेम सेल यहाँ पे जो है अपना लिया जा रहा है, इट इज शंटेड विथ 12 ओम रेजिस्टेंस, और इस बार जो है बैलेंस कहाँ पे शिफ्ट हो गया, टू द लेंथ ऑफ 180 सेंटीमीटर, तो L2 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 1। मतलब यार बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको क्लियर रहना चाहिए और आप आराम से जो है यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। अब इन दो इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पे क्या पाना होगा छुटकारा, सॉरी ये L1 ही रहेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो ना L1 थोड़ी चेंज हो जाएगा, हम जो है उसी सेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी सेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब करंट ड्रॉ नहीं होगा तो L1 तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे सेम मिलने वाला है ना, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे R की वैल्यू चाहिए, तो बस L1 से छुटकारा पा लो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R डिवाइडेड बाय 4 + 1 इंटू 120, इससे मुझे यहाँ पे L1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा दूं तो R/12, मतलब ये 12 को इस साइड भेजा, +1 उधर कर दिया और इंटू 180 कर दिया, हो गया भाई इक्वेट। अब यहाँ पे 60 से कैंसिल करूँ तो ये 2 जा और ये 3 जा, फिर यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो गया, R/2 + 2 इक्वल टू यहाँ पे इंटू 3 करे तो R/4 + 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करें तो R/4 इक्वल टू 1, मतलब कि R कितना आ रहा है, 4 ओम। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। समझ लो इस चीज को, सिंपल था। चलो अब जो है नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक देखते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो उसका जो है फॉर्मूला यहाँ पे सिंपली समझो, देखो इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है dt/dt। अब दोनों ही t है, बट ये t जो है टेम्परेचर वाला है और ये स्मॉल t जो है अपना टाइम वाला है, तो दैट इज इक्वल टू -k इंटू t माइनस ऑफ ts, जहाँ पे ts हमारा क्या हो जाता है, सराउंडिंग वाला टेम्परेचर, और यहाँ पे कैपिटल T यानी कि जो टेम्परेचर का यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हो कितने टाइम के अंदर यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन जब अपन निकालते हैं, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आता है। पर इससे ज्यादा यूजफुल रहती है ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन, कि अगर बॉडी को कूल किया जा रहा है फ्रॉम T2 टू T1 इन टाइम T, क्योंकि ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर ये वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज होती है, जहां पे हमारे T2 - T1 मतलब जो टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है डिवाइडेड बाय कितने टाइम के अंदर हो रहा है, इज इक्वल टू K इंटू K हमारा क्या होता है, पॉजिटिव कांस्टेंट विच इज रिलेटेड टू द सरफेस एरिया एंड मटेरियल प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, और फिर T2 + T1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ यहाँ पे TS क्या हो जाएगा, अपना सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप जो है इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर देख ले, तो अ बोल फिल्ड विथ वेरी हॉट सूप कूल्स फ्रॉम 98 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टाइम उसे लगेगा टू कूल फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली अगर अपन फॉर्मूला लगाए तो देखो आपको यहाँ पे ΔT/T इज इक्वल टू K इंटू T ऑफ एवरेज, क्योंकि T1 + T2/2 है, तो इस तरीके से उसको T एवरेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या होता है TS। अब डेल्टा T की अगर मैं बात करूँ तो 98 - 86, अब इसको केल्विन में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है, तो वो तो केल्विन में लो या फिर सेल्सियस में लो सेम ही रहेगा। तो दिस विल बी 12 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 2 मिनट्स, और K अपना K ही रहने दो, फिर T एवरेज कितना हो जाएगा, तो 98 + 86 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको एग्जैक्ट यहाँ पे इस तरीके से भी करने की जरूरत नहीं है, आप ये समझिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12, तो उसका मिड पॉइंट ले लो यानी कि 6, तो 98 में से -6 कर दो या 86 + 6 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 92, माइनस ऑफ TS यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग अपने को देके रखा है 22, है ना। अगेन यहाँ पे फिर केल्विन में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हैं, आ रही है चीज समझ में। फिर यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, 75 से 69 किया गया है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय टाइम अपने को निकालना ही है, और यहाँ पे जो है अगर एवरेज लूँ तो देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 डिवाइड बाय 2 करे तो 3, तो 69 + 3 कर दूं तो मेरा एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का अपन यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली जो है वैल्यू आ रही है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो तो अपना 22 दे के ही रखा है, तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 12/2 6 हो जाएगा, 6/6 यहाँ पे करेंगे तो कैंसिल हो गया और सिर्फ यहाँ पे T मिलेगा। फिर यहाँ पे K कैंसिल हो गया, 92 - 22 70,
और यहाँ पे 72 माइनस 22 50, तो 0 0 कैंसिल, 7/5 कितना आ जाएगा 1.4 मिनट, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो होपफुली मेरे हिसाब से आपको सभी यहाँ पे जो फॉर्मूले है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। बाकी कुछ DIY प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर से उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर सिमिलर वीडियो मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 500+ लाइक्स का जैसे टारगेट पूरा होता है नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए रिलीज हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।